हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग के बारे में। अब बैंकिंग होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बैंकिंग में हम पढ़ेंगे एक फर्स्ट कमर्शियल बैंक क्या होता है और सेकंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक, भाई कमर्शियल बैंक उस बैंक को कहते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है एक इकोनॉमी में। ठीक है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, उसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक उस बैंक को कहते हैं जो एक इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, उसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। अब जो कमर्शियल बैंक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, कमर्शियल बैंक इज दैट बैंक हु एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स। ठीक है, ये इसके दो काम होते हैं, दो फंक्शंस होते हैं बेसिकली। हम टू फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो कमर्शियल बैंक है वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। मैंने सेंट्रल बैंक के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है। मैंने बस थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश की है ताकि आपको उसके बारे में पता लग जाए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ सिलेबस दिया है, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट कमर्शियल बैंक वाला। तो इसके फंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। देखिए कमर्शियल बैंक का सबसे पहला फंक्शन होता है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, और डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के उसके कुछ अलग अलग हमने पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट सेविंग अकाउंट। कमर्शियल बैंक क्या करता है, सेविंग अकाउंट खोलता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है स्टूडेंट्स पब्लिक से, इसका पब्लिक से रिलेशन होता है डायरेक्ट, उसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। किसमें, कमर्शियल बैंक में। जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास एक सोर्स आ जाता है इनकम को, यानी एक्सेप्ट करने का डिपॉजिट को। ठीक है, ये सेविंग जो होती है हमारे पास, जो भी एक मंथली हमारी जो इनकम होती है उस इनकम में से हम एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं। खर्चा करने के बाद जो हमारा बच जाता है पैसा, तो वो क्या करते हैं, हम अपने सेविंग अकाउंट में जमा करा देते हैं। ठीक है, वो हमारे बच्चों डिमांड डिपॉजिट भी कहलाती है। हम जब चाहे उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखना, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, हमारी ट्रांजैक्शंस जो है लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड ट्रांजैक्शंस का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि जो अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ तो 6 मंथ में अप्रोक्स 50 ट्रांजैक्शंस के आसपास होती है, और 25 से 50 के बीच बीच में ही होती है। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, तो आप ये ध्यान रखना। इसमें क्या करता है जो कमर्शियल बैंक होता है, पब्लिक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ये एक इसका बेनिफिट है। आपके पास जो पैसा बच जाता है तो वो आप बैंक में सब जमा करा सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं, और बैंक जो है उस पर आपको इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट ओपन करता है कमर्शियल बैंक। करंट अकाउंट उस अकाउंट को कहते हैं जिसमें एक जो पर्सन है वो कितनी भी ट्रांजैक्शंस कर सकता है, वो कितनी बार भी विड्रॉ कर सकता है, कितनी बार भी डिपॉजिट कर सकता है। ये हमेशा ट्रेडर्स के लिए खोला जाता है स्टूडेंट्स अकाउंट। ये ओपन जो किया जाता है ट्रेडर्स के लिए किया जाता है, तो उसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। लेकिन इसमें नो इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। ठीक है, बल्कि इसमें एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, वो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जब किसी पर्सन के पास बहुत सारे पैसे हैं, अब वो क्या करता है, वो कुछ टाइम के लिए अपना जमा कराना चाहता है क्योंकि उसके पास यूज में नहीं है फिलहाल। ठीक है, या वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाहता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो वो क्या करा देता है, एफडी करा देता है, फिक्स डिपॉजिट करा देता है 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ऐसे एक्सेप्ट कर ली उसने डिपॉजिट। इसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है हर महीने 500, 1000, 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 हर महीने आप डिपॉजिट कराएंगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे 2 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर, जितने भी ईयर्स हैं। ठीक है, तो उसे हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। इन दोनों अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चों, इसमें भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें सेकंड नंबर पर इंटरेस्ट होता है, और थर्ड नंबर पर इंटरेस्ट इसमें आता है। ठीक है, इनमें अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें तो कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। तो जब उसने बैंक ने क्या करा, एक्सेप्ट कर ली डिपॉजिट, इस टाइप से पैसा रिसीव्ड हो गया उसके पास, डिपॉजिट हो गया पब्लिक का। जब वो पैसा डिपॉजिट हो गया उसके पास, तो वो एडवांसिंग लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसे, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जो है सेविंग अकाउंट के बिहाफ पे दी जाती है। मैं ये कह सकता हूं
कैश क्रेडिट का मतलब है एक पर्सन बैंक में जमा करता है 10,000, 12,000, 15,000, 10,000, 12,000 इस टाइप से डिपॉजिट करता है। और एक पर्सन है अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अगर ऐसे डिपॉजिट कर रहा है तो कैश किसे लोन दिया जाएगा? पहले दिया जाएगा जो 2 लाख 5 लाख रुपीज जमा डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम कैश क्रेडिट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है, देखिए अगर एक पर्सन है देखिए जैसे ए और सेकंड है बी। ए ने बी को चेक इशू कर दिया 5 लाख रुपीज का, ठीक है, 5 लाख, लेकिन ए के अकाउंट में हमारे 4.9 लाख पड़े हैं, 4.90 लाख, ठीक है, इतने पड़े हैं, यानी 10,000 रुपीज कम है उसके पास, 10,000 कम है यहां पर, ठीक है, 4.9 लाख पड़े हैं उसके पास। अब इसमें क्या करता है वो बैंक, क्या करता है 10,000 रुपीज, ठीक है, वो कैश को क्लियर, वो चेक को क्लियर कर देगा, ठीक है, 10,000 रुपीज जो है वो चेक को क्लियर कर देगा और बी का अकाउंट में 5 लाख रुपए डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जो 10,000 रुपीज की बैंक ने उसे डिस्काउंट दे दिया यानी उसे दे दिया तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो करंट अकाउंट में सेविंग इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है लेकिन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज मिलती है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए क्रेडिट ली जाती है, तो इसमें हम उस क्रेडिट को इंक्लूड करेंगे जो एक पर्सन के द्वारा जो 6 मंथ या 12 मंथ्स के बिफोर, मतलब मैक्सिमम 12 मंथ्स में प्रिंसिपल भी उसका पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होती है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट में हम इंक्लूड करेंगे बच्चों ऐसी क्रेडिट को जिसमें एक पर्सन को आफ्टर 5 ईयर पे करना है उसका प्रिंसिपल, उससे पहले बस उसे इंटरेस्ट पे करना है। इसमें प्रॉपर्टी लोन आते हैं और एजुकेशनल लोन आते हैं, ठीक है, तो ये इस टाइप से लोन प्रोवाइड करता है हमारा कमर्शियल बैंक। लेकिन इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? पब्लिक से होता है। सेंट्रल बैंक का रिलेशन पब्लिक से नहीं होता। हमारे देश में 1934 में एक एक्ट पास किया गया था सेंट्रल बैंक के लिए और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा था? सोशल वेलफेयर करना। इसके क्या फंक्शंस हैं? हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों सेंट्रल बैंक के। फर्स्ट है इशूइंग नोट्स, नोट को इशू करना। यहां पर हम पढ़ लेते हैं, देखिए सेंट्रल बैंक एक कंट्री का सेंट्रल बैंक एक कंट्री में एक्सक्लूसिव राइट रखता है नोट को इशू करने के लिए, ठीक है, और इसे हम करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहते हैं स्टूडेंट। ये हमारे करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहलाता है सेंट्रल बैंक का। और जो उसके द्वारा नोट इशू किए जाते हैं सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है स्टूडेंट्स इस मनी से आप कितनी भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशूड किया जाता है, ठीक है, तो ये हमारा होता है इशूइंग नोट। सेकंड है गवर्नमेंट बैंक। सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है। गवर्नमेंट का बैंक का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल बैंक एक बैंकर होता है। किसका बैंकर होता है? एजेंट होता है और फाइनेंशियल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। अब बैंकर कैसे है? देखिए एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, अगर वो बैंकर है गवर्नमेंट का तो इट मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को मैनेज करता है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड एज एन एजेंट, अगर वो एजेंट है तो एजेंट के रूप में क्या करता है गवर्नमेंट के लिए? वो सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ठीक है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से यानी फॉरेन कोई सिक्योरिटी परचेज करनी है, सेल करनी है तो उसके बिहाफ पर ये भी करता है। एज एन एडवाइजर, अगर वो एडवाइजर है, एडवाइजर के रूप में, गवर्नमेंट के एडवाइजर के रूप में ये फ्रेम करता है सारी पॉलिसी और फिर रेगुलेट होती है वो मनी मार्केट में। ये फ्रेम कर देता है, उन्हें बता देता है किस टाइप की पॉलिसीज बनानी है, उसके बाद फ्रेम कर दे उसे मनी मार्केट में एप्लीकेबल कर देते हैं। तो ये हमारा है एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब ये बैंकों का बैंक होता है। बैंकर्स बैंक का मतलब ये क्या हो गया? सबसे बड़ा बैंक होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स इट हैज द, देखिए इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के साथ बिल्कुल वैसा ही रिलेशनशिप होता है जैसा कि कमर्शियल बैंक का पब्लिक के साथ होता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जिसमें आप डिपॉजिट करा के आते हैं ना, जिसमें आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, वो सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एज इट इज रिलेशन होता है इसका भी। तो एज बैंकर्स बैंक इट हैज ऑलमोस्ट द सेम रिलेशनशिप विद द अदर बैंक, दूसरे इन द कंट्री।
एक कंट्री के बाकी सब बैंकों के साथ सेम वैसा ही रिलेशनशिप होता है एज ए कमर्शियल बैंक हैज इट्स कस्टमर, जैसा कमर्शियल बैंक का कस्टमर के साथ अपने होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक कस्टमर कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करता है, ऐसे ही बिल्कुल सेम द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर्स देम लोन, उन्हें ऑफर करता है लोन के लिए। समझ में आया? तो बाकी अब हम पढ़ते हैं ये फंक्शंस, बैंकर बैंक और लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व और क्रेडिट कंट्रोल। देखिए बच्चों, एक सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लिख लेंगे। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक होता है। एपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई बैंक नहीं होता, जो पूरी एंटायर मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल भी करता है, कंट्रोल करके रखता है उसे पूरी तरह भाई अपने अकॉर्डिंग, यानी कितनी मनी सप्लाई करनी है कितनी नहीं करनी है तो वो कंट्रोल करता है और उसे रेगुलेट भी करता है, उसे चलाता भी है। ठीक है, पूरी मॉनेटरी सिस्टम को एक देश की, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक। और जैसे कि अब इसके हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में और डिटेल्ड हमें मिल जाएगी। तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं बाकी ये वाले आपको फंक्शंस, इसका एक पार्ट और है, मैं वो इसका पार्ट बता देता हूँ। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, वो आपने कॉपी कर लिया होगा, अभी मैंने उसे क्लियर भी नहीं करा। यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट है हमारा पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा है एज सेंट्रल बैंक। देखिए सेंट्रल बैंक जो है वो होल्ड करता है कैश रिजर्व ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक, सभी कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व को होल्ड करके रखता है। तो इट बिकम्स ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट, ये इसके लिए बहुत ईजियर हो जाता है और बहुत सुविधाजनक हो जाता है फॉर इट टू एक्ट देयर क्लियरिंग फंक्शन। और क्लियरिंग फंक्शन का इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, अगर सेंट्रल बैंक सभी के कैश रिजर्व को होल्ड करके रखता है तो एक क्लियरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इसमें कोई भी बैंक चेक इशू कर सकता है और किसी भी बैंक के लिए, ठीक है, और वो क्लियर का फंक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये लैंडर होता है लास्ट रिसोर्ट। लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है बच्चों अंतिम ऋणदाता। ठीक है, ये फाइनल रिसोर्ट होता है, यानी अगर किसी को कमर्शियल बैंक को कहीं से लोन नहीं मिल पा रहा है तो इसका लास्ट ऑप्शन कौन सा बचेगा? सेंट्रल बैंक। वो सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता है। व्हेन कमर्शियल बैंक्स टू फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, सब सोर्सेज से उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या हो गई? मिल नहीं पाई, हो नहीं पाई वो, ठीक है, फेल हो गया वहां पर वो, तो दे अप्रोच टू सेंट्रल बैंक, वो अप्रोच करेगा सेंट्रल बैंक को कि उसे वो लोन दे दे, ठीक है, एडवांस और लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के लिए, ठीक है, वो उसका लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहलाएगा। अब लेकिन सेंट्रल बैंक ऐसा भी नहीं है, विदाउट अप्रूव्ड सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक लोन नहीं देगा उसे भी, ठीक है, लेकिन सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करेगा लोन उसे कमर्शियल बैंक को, लेकिन किसकर? अप्रूव्ड सिक्योरिटी के बिहाफ पर प्रोवाइड करेगा। तो ये है लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है बच्चों अंतिम ऋणदाता। ये आप याद रखना, थोड़ी एंट्री अजीब सी है ये, अंतिम ऋणदाता, ये अंतिम ऋणदाता होता है, ये फाइनल रिसोर्ट होता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो इससे लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। ये फॉरेन रिजर्व का कस्टोडियन होता है, यानी रिजर्व होल्ड करके रखता है। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को होल्ड करके रखता है ये, और ये मैनेज फ्लोटिंग को भी एक्सरसाइज करता है। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? इट टू इंश्योर द स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में मनी, इंटरनेशनल मनी मार्केट के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लेकर आना मैनेज फ्लोटिंग कहलाता है। भाई मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या है? हमारे जो डॉलर का प्राइस है और रुपी का प्राइस है, डॉलर के कंपैरिजन वो चेंज होता रहता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा कभी कभी फ्लैक्चुएशंस पाई जाती हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? उसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग, उनके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उस करेंसी की वैल्यू को खुद डिटरमाइन कर लेता है, तो उसे मैनेज्ड फ्लोटिंग कहते हैं, ठीक है, ताकि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, ठीक है, उसके लिए स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट में। तो ये एक काम करता है, और ये फॉरेन रिजर्व से ही होता है ये, कि डॉलर अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं तो डॉलर को सेल कर दिया जाएगा एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल क्रेडिट, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स करता है मनी सप्लाई को
एक इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है बच्चों सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन सिचुएशन डिफ्लेशन की सिचुएशन को टैकल करता है किससे, मॉनेटरी पॉलिसी से अपनी। भाई इन्फ्लेशन अगर चल रहा है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेज कर देता है बैंक रेट सीआरआर और एसएलआर को, ठीक है, जिससे क्रेडिट क्या हो जाती है हमारी, कॉस्टलियर हो जाती है, और कॉस्टलियर होने की वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो ये हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन है, तो इनको आपने कॉपी करना है बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है, और समझ लेना है इनको टॉपिक को। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।